गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन तरीकों से संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन किया जा सकता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और 2 साल 11 महीने 18 दिन की भागीरथी प्रयासों के बाद संविधान सभा ने इस विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया, परंतु उनकी दूरदर्शिता भी इस बात में थी कि उन्होंने भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने के लिए इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया का भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वैसे तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, परंतु अनुच्छेद 368 में 2 ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से यदि कोई संविधान संशोधन पारित होता है तो उसे एक संशोधन के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है साधारण बहुमत की, ये हमारे देश में सामान्य कानून निर्माण प्रणाली भी कहलाती है। संसद के द्वारा जो विधेयकों पर विचार विमर्श करके उन्हें कानून का रूप दिया जाता है, वह साधारण बहुमत प्रक्रिया से होता है, इसलिए इसे हम साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया भी कहते हैं। 368 में जो 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, उसमें पहली प्रक्रिया है संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसे विशिष्ट बहुमत या 2/3 बहुमत कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से यदि विधेयक पास होगा तो वह संशोधन हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया जो 368 में है, उसके अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारत के कुल राज्यों के आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा विधेयक का अनुसमर्थन किया जाना। साधारण बहुमत से अगर वो विधानमंडल, जैसे मान लीजिए भारत में आज की तारीख में 28 राज्य हैं, तो 14 राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से उस विधेयक का समर्थन किया जाएगा तो उस संशोधन को स्वीकृति मिलेगी। तो इस तरह संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रियाएं हो गई। पहली साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन या संशोधन, दूसरा संसद के प्रत्येक सदन के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा संसद के प्रत्येक सदन के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधन। तो इन 3 प्रक्रियाओं का हमें ध्यान रखना है। लेकिन यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करने की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना वहाँ 2 ही प्रक्रियाएं हैं। संशोधन करने के तरीके 3 हैं, परंतु अनुच्छेद 368 में 2 ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। अब जब कोई
ये प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन की, ये संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, चाहे ये लोकसभा में या राज्यसभा से, कहीं से भी इसे प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, इस संविधान संशोधन विधेयक को कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नंबर 4, दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर असहमति हो तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ये ध्यान में रखिएगा कि केवल जो साधारण विधेयक हैं उन्हीं पर संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक और वित्त विधेयक से संबंधित कोई मामला हो तो वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर संघीय व्यवस्था में परिवर्तन का कोई विधेयक है, यानी हम किसी विधेयक से संघीय ढांचे को ही बदलना चाह रहे हैं, तो उसमें राज्य विधानमंडलों का समर्थन जरूरी है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडलों से प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो वो एक मात्र औपचारिकता होती है। राष्ट्रपति ना तो विधेयक को रोक सकता है, ना उस पर साइन करने से मना कर सकता है, ना लौटा सकता है, उसको उस पर साइन करने ही होते हैं। ये स्पष्टता संविधान के 24वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी, इसलिए इसी में किसी प्रकार का कोई अनिश्चितता नहीं है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, लागू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन की जो पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत, उसमें कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं हम पक्ष हैं, पहलू हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। उनमें नए राज्यों का प्रवेश अगर संघ में हो, या नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र या सीमा या नाम में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति की जा रही हो, दूसरी अनुसूची में जो वेतन का उल्लेख है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष इत्यादि का, उससे संबंधित कोई मामला हो, संसद में गणपूर्ति का मामला हो, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हों, संसद में प्रक्रिया नियम हो, संसद में उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार हों, राजभाषा का प्रयोग हो, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति संबंधी मुद्दा हो, 5वीं और 6ठी अनुसूची संबंधी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी कोई मामला हो, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो, ऐसा कोई भी इशू जो है अगर परिवर्तन इसमें करना है तो संसद के साधारण बहुमत यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत यानी 50% +1, तो जो संसद में मान लीजिए कि कुल सदस्य 543 है तो उसका 50% और उसमें एक और जोड़ दें तो उसे ही हम साधारण बहुमत, जो 273 का या 272 का एक आंकड़ा है साधारण बहुमत का, वो प्राप्त करना होता है। दूसरा तरीका जो अनुच्छेद 368 में पहला तरीका है, संसद का विशिष्ट बहुमत, यानी प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत
इसमें होना चाहिए। इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो वो कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में कोई संशोधन करना हो वो किया जा सकता है, और ऐसे कुछ और उपबंध जो साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया में नहीं आ रहे, और जो तीसरी विशिष्ट प्रक्रिया और विधानमंडलों का समर्थन है उस प्रक्रिया में भी नहीं आ रहे, यानी पहली और तीसरी प्रक्रिया से भिन्न जो मुद्दे हैं उनको संशोधित किया जा सकता है। खास तौर पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व। तीसरी प्रक्रिया है संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति। अगर संघीय ढांचे से संबंधित कोई संशोधन संसद करना चाहती है तो संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिलनी चाहिए। जैसे कौन कौन से इश्यूज इसके अंतर्गत आ सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, केंद्र या राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या स्वयं 368 में कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, यानी संसद के प्रत्येक सदन का विशिष्ट बहुमत और भारत के कुल राज्यों के आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत से स्वीकृति। ये जो संशोधन प्रक्रिया है इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है। जब हम साधारण बहुमत की बात करते हैं तो इसमें जो हमें प्रक्रिया नज़र आ रही है वो बहुत लचीली, बहुत आसान है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान बहुत सॉफ्ट है, सौम्य है। और जब हम विशिष्ट और विशिष्ट बहुमत के साथ आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत कठोर है, यानी भारतीय संविधान कठोरता की श्रेणी में आता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने दोनों का समन्वय किया है, कठोरता और लचीलापन दोनों के तत्व इसमें मौजूद हैं ताकि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और ये कुछ तत्व या कुछ इशू विशिष्ट बहुमत वाली प्रक्रिया के अंदर इसलिए रखे गए हैं ताकि कोई सरकार ऐसे ही आसानी से जो देश का संघीय ढांचा है या संविधान का जो बुनियादी ढांचा है जिसकी व्याख्या 1973 में केशवानंद भारती मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, उस मुद्दे को हम लोग आसानी से सरकार ना बदल दे, इसलिए ऐसे मुद्दों को विशिष्ट बहुमत वाली प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। अभी कुछ समय 3-4 दिन पूर्व ही जो संत केशवानंद भारती थे उनका देहांत हो गया है, जो केरल के रहने वाले थे। और उनको हम इसी रूप में जानते हैं कि जो संविधान का बुनियादी ढांचा है उसकी व्याख्या, उसका अभिव्यक्तिकरण जो है वो उन्हीं के कारण संभव हो पाया। इस संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे तो मैंने प्रक्रिया में भी आपको बताया था कि राज्य विधानमंडल केवल पुष्टि कर सकते हैं, जो तीसरी प्रक्रिया है उसमें उनको पुष्टि करने का अधिकार दिया है। जो तीसरी प्रक्रिया है वो राज्य विधानमंडल किसी संविधान संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते, एक तो ये दिक्कत है, कमी है। दूसरा, जो तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई विधेयक अगर राज्य विधानमंडलों के पास अनुसमर्थन के लिए गया है तो कितने समय में राज्य विधानमंडल उसको स्वीकृत करके भेजे, इसकी समय सीमा भी संविधान में तय नहीं की गई है। इसलिए ये एक गंभीर आलोचना संशोधन प्रक्रिया की जाती है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि
संविधान संशोधन पर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने के लिए किसी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था या प्रावधान नहीं है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर क्योंकि हम जब संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से दोनों सदनों से उसकी सहमति होनी भी चाहिए और दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद है तो उसको दूर करने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की जानी चाहिए। एक और जो बात है कि संविधान संशोधन संसद कर सकती है और कुछ मुद्दों पर राज्य विधानमंडलों को भी ये अधिकार दिया गया है, परंतु संविधान की जो अंतिम शक्ति है जो जनता में निवास करती है, उस संविधान संशोधन पर जन सहमति लेने का कोई तरीका नहीं है, जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई संविधान में बड़ा परिवर्तन किया जाना है तो अगर भारतीय जनमानस का जनमत जानना चाहें तो वो कैसे जान सकते हैं, इसका उल्लेख भी या उसकी कोई व्यवस्था भी हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं और ये जो प्रक्रिया संविधान संशोधन की है 368 की, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताया था पहले भी, संविधान का जब गठन की हम बात कर रहे थे कि जो विदेशी तत्व हमने हमारे संविधान में शामिल किए हैं उनको हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है, परिवर्तित कर लिया है, ताकि उससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।